सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपकी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वो स्टार्ट की थी। तो उस पर हमने कुछ है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट जो आपके पास सेट क्या होता है उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन, उसके पार्ट्स, उसके टाइप्स, उनके बारे में जानकारी ली थी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सबसेट के बारे में कि किसी सेट की डेफिनेशन हमने पहले देख ली थी। अब सेट से रिलेटेड है सबसेट, उसका उपसमुच्चय क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि सबसेट क्या होता है कि आपके पास कोई दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी। यदि किसी सेट ए के सारे एलिमेंट यदि सेट बी में उपस्थित है तो आपका जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन से आपको बताता हूं कि यदि सेट ए के, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जैसे ये साइन होता है ना, वो फॉर एवरी का होता है। इसका मतलब होता है प्रत्येक, कि आपके पास कोई एलिमेंट ए है, वो बिलोंग करता है सेट ए से, तथा वही एलिमेंट ए है वो यदि बी में भी है, तो यह चीज इंप्लाइज करती है कि आपका जो सेट ए है वो सबसेट है बी का। ये आपके पास सबसेट का सिंबल है, ठीक है। तो ए है वो बी का सबसेट कहलाता है। यही जो डेफिनेशन है वो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले उप सबसेट क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया। अब इस सबसेट से रिलेटेड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके ऊपर आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे ये आती है कि जो आपके पास रिक्त समुच्चय होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, है ना, वो सदैव सेट का सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय है वो किसी भी सेट का है, वो सबसेट होता है। पहली वाली इसके अंदर आप है वो नोट करने वाली चीज ये है। सेकंड वाला पॉइंट इसके अंदर नोट करने वाला ये है कि प्रत्येक सेट है वो खुद का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट है वो खुद का सबसेट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये तो कॉमन सी बात है कि कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय की बात है ही नहीं है। अब थर्ड वाला पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यदि हमने यहाँ पे दो सेट लिए, यहाँ पे ए और बी, तो हमने यहाँ पे इस डेफिनेशन में बात की थी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो यदि सेट बी में उपस्थित है तो सेट ए है वो बी का सबसेट कहलाता है। ये हमने सबसेट की डेफिनेशन में देखा था। लेकिन यदि इस बी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो ए से आ जाए, मतलब कि ए के अतिरिक्त, ए में जैसे मान लो कि एक एलिमेंट है ए में, जबकि बी के अंदर है ए और बी, दो एलिमेंट आ गए बी के अंदर, तो बी के अंदर आपको ए से अतिरिक्त एक एलिमेंट एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है बी, तो उस स्थिति में जो बी है वो ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे यदि थर्ड वाला पॉइंट आप लिख सकते हो, यदि समुच्चय ए में से बी में एक भी अतिरिक्त अवयव उपस्थित हो तो बी यहां पे बी ए का उचित उपसमुच्चय, जिसको हम है वो प्रॉपर सबसेट कहते हैं, उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है।
कि आपके पास यदि बी के अंदर ए से अतिरिक्त एक भी एलिमेंट उपस्थित है, बी है वो ए का यहाँ पे उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो बी है वो ए का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। या प्रॉपर सबसेट के अंदर और यहाँ सबसेट के अंदर एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, जबकि यहाँ पे आपके पास इक्वल का साइन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ये चीज। अब एक चीज यहाँ पे ये भी तो देख सकते हो, यदि आपके पास ये वाला सिंबल आ जाए, ये वाला, इस सिंबल का मतलब ये होता है कि इसका ये पार्ट ही नहीं है, सबसेट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट आप ये देखिए कि आपको ये पता है कि ए है वो यदि सबसेट है बी का, तो इस स्थिति में आपको यह देखने को मिलेगा जो बी है वो यहाँ पे इसका ए का सुपर सेट कहलाता है। यदि ए बी का सबसेट है तो उस स्थिति में बी है वो ए का सुपर सेट कहलाता है, क्योंकि दिख रहा है बी है वो ए से बड़ा है। ओके, तो उस स्थिति में बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। सुपर सेट को हम हिंदी में अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, अधिसमुच्चय या सुपर सेट कहलाता है। ओके, सुपर सेट कहलाता है। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स है, होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। अब हमें वो यहाँ पे सबसेट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले में यहाँ पे देखते हैं कि किसी कोई आपके पास सेट दे रखा है किसी समुच्चय के, यदि हमें कुल संभव उप समुच्चय निकालने हैं, कुल संभव उप समुच्चय, उसके टोटल यदि हमें सबसेट चाहिए उप समुच्चय, तो वो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। वो होगा 2 की पावर n। n यहाँ पे कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। जो आपके पास सेट दिया गया रहेगा उसके अंदर जो जितने एलिमेंट होंगे ना, वो एलिमेंट यहाँ पे n का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी समुच्चय के कुल संभव उस समुच्चय हमें वो 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार किसी समुच्चय के आपको यदि प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, ठीक है, किसी समुच्चय के कुल उचित उप समुच्चय, जो आपको प्रॉपर सबसेट की बात करें तो उस स्थिति में आपको फॉर्मूला यूज में लेना है 2 की पावर n में से आपको -1 कर देना है। ठीक है, तो आपके पास टोटल है वो प्रॉपर सबसेट निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट हम यदि अरिक्त उप समुच्चय की बात करें कि किसी सेट के हमें अरिक्त उप समुच्चय चाहिए, किसी समुच्चय के अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, वो कैसे निकालेंगे हम? अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, तो वो भी आपके पास वही नंबर होंगे जो कि आपके पास टोटल प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, वो भी क्या होगा 2 की पावर n-1 वाले फॉर्मूले से हमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं। घात समुच्चय, घात समुच्चय, पावर सेट, पावर सेट क्या होगा अभी? तो देखो आपके पास कोई सेट दे रखा है, उस सेट के आपने है वो उप समुच्चय फाइंड आउट कर लिए, उस सेट के सारे आपने है वो सबसेट फाइंड आउट कर लिए, तो उन सब सेटों का जो कलेक्शन होगा ना वही आपके पास पावर सेट कहलाएगा। तो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय के कुल संभव उप समुच्चयों का, कुल संभव उप समुच्चयों का समुच्चय, उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं है कि आपके पास कोई सेट दे रखा है, उस सेट के हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है वो फाइंड आउट कर लिए, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जो कलेक्शन आपके पास मिला है और वो कलेक्शन वाला जो सेट है वही आपके पास पावर सेट कहलाएगा उस सेट के लिए। ठीक है, इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल के थ्रू है वो यहाँ पे आप देखिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे देखें कि आपके पास कोई सेट ए है जिसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट दे रखे A B C, और आपको बोल रहा है कि इसके घात समुच्चय है
वो फाइंड आउट करो, इसके पावर सेट आपको फाइंड आउट करना है। तो पावर सेट ऑफ ए आप यदि निकालोगे तो वो क्या आएगा, ये जो आपके पास सेट दे रखा है इसके टोटल जो संभव सबसेट्स है वही इसका पावर सेट होगा। तो सबसे पहले देखो कोई भी सेट होता है तो हमें पता है, हमने यहाँ पे अभी भी देखा है एक रूल के अंदर कि जो फाई होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है वो सारे के का है वो एक उप समुच्चय होता है, तो फाई तो एक एलिमेंट होगा ही होगा। तो पहला सबसेट तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, ये सिंगलटन ए, ये आपके पास एक सबसेट आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया, सिमिलरली ये बी और ये सी, बी और सी ये भी सिंगलटन है तो यहाँ पे ये भी इसके सबसेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ए बी, ये भी इसका एक सबसेट हो गया। सिमिलरली बी सी, ये भी इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली ए सी, ये भी इसका सबसेट हो गया। और लास्ट में क्या बचता है, ए बी और सी, ये भी इसका सबसेट हो गया, ठीक है। ये और ये तो आपने रूल के अकॉर्डिंग देख ही लिया कि फाई इसका एक सबसेट होगा और जो सेट खुद है वो अपना आपका एक सबसेट होता ही होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, यहाँ पे 8। इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू भी यहाँ पे आप बता सकते थे कि टोटल संभव उप समुच्चय कितने होते हैं, वो होते हैं 2 की पावर n। तो 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के, तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 और 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 कितने होते हैं 8। तो यहाँ पे देखो आपके पास 8 एलिमेंट ही है वो निकल के आ रहता है। अब पावर सेट पे आपके बेस कुछ है, छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं, तो उन फॉर्मूला को भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो फॉर्मूले क्या है, तो नंबर 1 हम देखते हैं कि आपके पास ए है, यदि सबसेट है बी का, ठीक है, तो उस स्थिति में ये इंप्लाइज करेगा कि पावर सेट ऑफ जो ए है वो आपके पास सबसेट होगा पावर सेट ऑफ बी का हमेशा, ओके। पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यदि हम इंटरसेक्शन ले, पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यदि हम इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन क्या होता है वैसे तो आपने 12th क्लास में भी सीखा होगा, लेकिन अभी हम वो इसके बाद में इन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं। तो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यदि इंटरसेक्शन की बात करें तो वो होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी, ठीक है। सिमिलरली यदि हम इसके यूनियन की बात करें, पावर सेट के यूनियन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे यह आप सोचोगे कि ये होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो यह कतई ये नहीं होता है, ठीक है, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी है, वो आपके पास सबसेट निकल के आता है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, नहीं कि इसके इक्वल होता है। इसी पे बेस पे आपके पास एक चीज और है कि यदि दो पावर सेट इक्वल है, पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी, यानी दोनों सेटों की पावर सेट यदि इक्वल है तो यह इंप्लाई करेगा कि ए और बी है वो दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले वाले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वो यहाँ पे हम सेट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं उनकी बात करेंगे, जिनका यूज है वो हम नॉर्मली आपके पास जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना उनमें करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन है वो निकल के आता है समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ द सेट, समुच्चयों का संघ, डेट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट। अब किसी सेट का यूनियन क्या होता है, तो सिंपल से वे में आप समझो कि आपके पास कोई दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए और सेट बी के टोटल एलिमेंटों का जो कलेक्शन है वही आपका सेट ऑफ यूनियंस कहलाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको आपको है दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है, एक एलिमेंट को एक बार ही आपको लिखना है। कहने का मतलब है यदि किसी सेट ए के अंदर आपके पास 1 2 और 3 है और सिमिलरली सेट बी में आपके पास है 2 3 और 4, तो आपको देखने को मिल रहा है कि ए और बी में दोनों में 2 और 3 कॉमन आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको एक बार ही लिखनी है, बार बार नहीं लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो डायरेक्ट मैं इसके रूल के द्वारा आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे हम नहीं लिख रहे कि यहाँ पे जो ए यूनियन बी, जो आपके पास जो संघ है, जो यूनियन है, उसका सिंबल ये होता है। ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास अक्स एलिमेंट है। अक्स एलिमेंट वे होंगे जो या तो ए में हो सकते हैं या फिर बी में हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में है तो उसको एक बार ही आपको लिखना है यूनियन के अंदर, ओके। तो ये सिंपल सा है समुच्चयों का संघ। एग्जाम्पल से हम इसको समझें तो आपके पास यदि किसी सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3,
सिमिलरली आपके पास बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड 5। तो यदि हम इसके यूनियन की बात करें ए यूनियन बी, तो उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं हमें, लेकिन बिना दोहराए हुए। कैसे बिना दोहराए का मतलब, जैसे 1, 2 और 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको दिख रहा है 2 और 3 है, वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमें बार बार नहीं लिखना है, इसके आगे के नंबर लिखने हैं। आगे के नंबर क्या है, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए यूनियन बी है, वो आपके पास ये वाला कलेक्शन है, वो निकल के आता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय का संघ क्या होता है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। इसके सेकंड पॉइंट पे चले तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसको हम बोले इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब किसी सेट का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये देखो। सबसे पहले तो आप ये देख लो डायरेक्ट कि इंटरसेक्शन का सिंबल आपके पास ये निकल के आता है, सर्वनिष्ठ है उसका सिंबल है, वो आपके पास ये निकल के आता है। तो सर्वनिष्ठ से तात्पर्य यह होगा कि आपके पास दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और बी, तो इन दोनों सेटों में जो कॉमन चीज होगी ना, वही आपके पास इंटरसेक्शन का काम करेगी, वही चीज इंटरसेक्शन के इक्वल आपके पास निकल के आएगी। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, रूल के अकॉर्डिंग लिखे तो अक्स है, तो अक्स वो एलिमेंट हो गए जो या तो ए में है और उसके साथ ही और लगाया मैंने बी में भी है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने लगाया था या, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं और का। दोनों में फर्क है। फर्क किस प्रकार का है कि यहाँ पे जो अक्स एलिमेंट है वो ए और बी दोनों में होना चाहिए, और यहाँ पे जो अक्स एलिमेंट है वो या तो सिर्फ ए में ही हो या सिर्फ बी में ही हो, दोनों में होना जरूरी नहीं है। मतलब कि दोनों में हो तो उसको एक बार ही लेना है अपन को, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है कि वो दोनों में होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, तो एग्जाम्पल में सेम यही रिपीट कर लेता हूँ। जैसे ए बराबर आपके पास वही चीज 1, 2, 3 दे रखा है। सिमिलरली बी बराबर आपके पास दे रखा है 2, 3, 4 एंड 5। तो यदि मैं इसके इंटरसेक्शन की बात करूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने क्या बोला है कि वो एलिमेंट लिखो इंटरसेक्शन में जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखो दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन सा, 1 है वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 है वो इसमें है और इसमें है तो 2 आ जाएगा, 3 है वो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। सिमिलरली 5 है वो इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वो पार्ट होगा जो दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन भी आपके पास ये निकल के आता है, और ए यूनियन भी आपके पास ये आता ही है। ठीक है, तो होपफुली आपको समुच्चयों का संघ क्या होता है और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है वो इजी वे के अंदर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम है वो यहाँ पे संघ और जो सर्वनिष्ठ है इस पे बेस आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपके पास लिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे ये चीज देखिए आप कि यहाँ पे जो यूनियन है उससे रिलेटेड फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी आपके पास ये निकल के आएगी कि जो सबसेट ए है, जो ए सेट है वो ए और बी के यूनियन का सबसेट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ए है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है। सिमिलरली बी है वो भी आपके पास ए और बी के यूनियन का सबसेट होता है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ये है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी यदि ए के इक्वल हो, ए यूनियन बी है वो यदि ए के इक्वल हो तो यह इंप्लाई करेगा कि जो बी है वो इस ए का सबसेट है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन यदि ए के इक्वल है तो यह चीज यह इंप्लाई करेगी जो बी होगा ना वो इस ए का सबसेट होगा। ओके, थर्ड वाली चीज आप यहां पे देखिए कि ए यदि सी का सबसेट है, सिमिलरली बी यदि यहाँ पे सी का सबसेट है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे ये इंप्लाई करेगी इन दोनों का जो यूनियन होगा ना वो भी आपके सी का सबसेट ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीन कुछ प्रॉपर्टीज है संघ से रिलेटेड। इसी प्रकार कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देखते हैं कि ए यूनियन ए और ए का यूनियन है वो ए ही होता है। ठीक है, ये आपके पास है वो वर्ग समनियम कहलाता है, आइडम्पोटेंट रूल कहलाता है। ठीक है, ये वर्ग समनियम कहलाता है। ये ए यूनियन ए है वो ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि ए और यदि रिक्त एलिमेंट बी का हम यूनियन ले, फाई का यदि हम यूनियन ले तो वो आपके पास ए के इक्वल होता है। ये आपके पास है वो तत्समक रूल का पालन करता है यहाँ पे। ठीक है, तत्समक नियम का यहाँ पे ये पालन करता है। तत्समक नियम यह बोलता है कि यदि किसी रिक्त एलिमेंट का आप यदि ए के साथ यूनियन लोगे तो वो खुद ही एलिमेंट है वो आपके पास आता है।
थर्ड आपके पास ए यूनियन बी है वो बराबर होता है बी यूनियन ए के। ये आपके पास है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये आपके पास क्रम विनिमय नियम है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर एक पॉइंट ये भी होता है कि ए यूनियन बी और यूनियन ऑफ सी है वो बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये आपके पास साचर्य नियम कहलाता है। आपके पास जो यूनियन है साचर्य नियम का भी पालन यहाँ पे करता है। ठीक है, अब सिमिलर चीजें हैं वो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए बात करेंगे। ठीक है, सेम चीजें हम इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पे अब देखते हैं। तो इंटरसेक्शन में फर्स्ट वाला पॉइंट आपके पास ये आता है कि यहाँ पे तो हमने देखा था ए और बी है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी के, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन के अंदर है वो इंटरसेक्शन सबसेट होता है ए और बी का। ठीक है, उल्टा होता है दोनों में। ओके, ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होता है ए का और ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होता है बी का। नेक्स्ट है इसके अंदर ए और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा, वही आपके पास वर्ग सम नियम है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पे ये होता है कि ए और यदि आप यूनिवर्सल सेट क्या होता है जिसमें सारे के सारे सेट है वो उपस्थित होते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा वो ए के इक्वल ही यहाँ पे आपके पास देखने को मिलता है। ये आपके पास तस्मग नियम का पालन करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपके पास कि ए और यदि फाई का दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ पे ये फाई आएगा। ए और फाई में क्या कॉमन है, फाई कॉमन है दोनों के अंदर। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन पार्ट, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन फाई में क्या कॉमन आएगा, फाई कॉमन आएगा। ओके, और नेक्स्ट है इसके अंदर ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि ए इंटरसेक्शन बी है वो बराबर होता है यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए के। ये आपके पास क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सिमिलरली जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ये आपके पास इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। वही वाली बात, ये भी साचर्यता नियम का पालन करता है। ओके, सो होपफुली आपको इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड जो रूल्स है जो कॉन्सेप्ट है वो इजी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट है अब हम चलते हैं हमारे कुछ और ऑपरेशंस के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑपरेशन देखते हैं समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। अब ये क्या होगा, तो समुच्चय आपके पास कोई दो सेट दे रखा है उनका अंतर की बात करें तो a माइनस बी से हम दर्शाएंगे। यहाँ पे a माइनस बी है वो क्या कहलाएगा, a माइनस बी है वो यहाँ पे वो चीज है वो एलिमेंट है जो a में तो है बट जो b में नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सा आप समझिए कि आपके पास दो सेट दे रखे a और b, तो यहाँ पे आपके पास a माइनस बी इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा कि आपको है वो a और b के जो भी उभयनिष्ठ एलिमेंट है उसको हटा देना है और जो a में शेष बच जाएंगे ना इन दोनों में से हटाने के बाद में वही आपके पास a माइनस बी के इक्वल होगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे a में आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली b में आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं 2 3 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का क्या मतलब हुआ, a माइनस बी का मतलब हुआ कि यहाँ पे इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है ना वो आपको रिमूव कर देना है। तो कॉमन एलिमेंट देखो, एक तो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बाकी बचा हुआ एलिमेंट क्या है 1 और 4। a माइनस बी का मतलब ये हुआ a के अंदर जो उभयनिष्ठ एलिमेंट है वो हटाने के बाद में जो शेष एलिमेंट रह गए ना वही आपके पास a माइनस बी के इक्वल होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे b वाले एलिमेंट नहीं लिखने हैं, केवल a में जो अतिरिक्त एलिमेंट बच गए ना हटाने के बाद में वो सारे के सारे एलिमेंट a माइनस बी के इक्वल है। सिमिलर केस के अंदर यदि हम b माइनस ए यहाँ पे निकालें तो b माइनस ए क्या निकलेगा, वही वाली चीज यहाँ पे जो a और b में जो उभयनिष्ठ एलिमेंट है उनको आपको हटा देना है, तो 2 और 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, ये हटा दो, शेष एलिमेंट जो b में बच गए ना वो लिख दो, तो 5 और 6 यही बचे। तो यहाँ पे a माइनस बी का मतलब हुआ कि a के अतिरिक्त एलिमेंट लिखने हैं आपको उभयनिष्ठ हटाने के बाद में। सिमिलरली b माइनस ए का मतलब हुआ b के वे एलिमेंट लिखने हैं जो उभयनिष्ठ हटाने के बाद में बचते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, b माइनस ए डिफरेंस क्या होगा सेट का, ये इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो ये होता है समुच्चय का अंतर। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो आपको देखने के मिलेंगे कि a और a ये दो सेट सेम है और उनका हम डिफरेंस ले तो वो फाइव के इक्वल आएगा। सेकेंड केस के अंदर बात करें a में से यदि फाइव हम रिमूव कर दे तो वो a के इक्वल आता है, ठीक है। थर्ड है यदि फाइव में से रिक्त एलिमेंट में से यदि हम a हटा दें तो वो फाइव के इक्वल ही आता है, ठीक है। यदि किसी रिक्त एलिमेंट में से यदि कोई एलिमेंट हटा दे तो रिक्त ही आएगा, ओके। नेक्स्ट है कि आप हमेशा ध्यान रखना a माइनस बी है वो कतई इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। ये वाली चीज तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखी है, देख लो ये दोनों कहाँ इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली चीज यहाँ पे आपको पास देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि a माइनस बी और b माइनस ए इन दोनों का यदि हम यूनियन ले तो वो इक्वल होता है यहाँ पे a यूनियन b माइनस का a इंटरसेक्शन b के, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके पास कई क्वेश्चनों में काम में आ सकता है, ओके। नेक्स्ट है कि a माइनस बी यूनियन c यदि आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा a माइनस का b इंटरसेक्शन a माइनस का c। कैसे? a माइनस का b आपको लिख लेना है, फिर यूनियन को आपको इंटरसेक्शन में चेंज कर देना, देन a माइनस का c, ओके। सिमिलरली इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके पास देखने को मिलेगा कि a माइनस का b इंटरसेक्शन c की यदि हम बात करें तो वो आपके पास बराबर होगा a माइनस का b, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, और a माइनस का c। तो यहाँ पे डिफरेंस से रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है जो कि कई बार क्वेश्चनों में आपके पास बहुत काम में आती है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो ऑपरेशन आता है वो आता है पूरक समुच्चय का। पूरक समुच्चय जिसको हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं, ठीक है। काफी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो किसी सेट ए का आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सेट है वो वह सेट होता है जो कि आपके पास यूनिवर्सल सेट के तो सारे एलिमेंट को कंटेंट करता है बट एक एलिमेंट को छोड़ के। कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे डायरेक्ट यदि मैं कॉन्सेप्ट बेस पे यहाँ पे बात करूँ तो पूरक समुच्चय का यहाँ पे आपको दर्शाने का सिंबल होता है ए डैश, या इसको हम दर्शाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से, या इसको हम दर्शाते हैं ए ऑफ बार से। इन तीनों में कोई भी साइन आपको देखने को मिलता है तो ये आपके पास इक्वल होगा। यहाँ पे अक्स वे एलिमेंट होंगे जो केवल यूनिवर्सल सेट में होंगे। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हमने सीख ली थी कि वह सेट जिसमें सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अक्स है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए ए में। तो ये हो गया आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सेट की डेफिनेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट वह सेट होगा जो समष्टीय समुच्चय के सारे एलिमेंट्स को तो मतलब कि उसमें तो होगा ही होगा, सारे के सारे समष्टीय समुच्चय में तो वो सेट के एलिमेंट कंटेंट करेंगे, लेकिन ए में है वो सेट के एलिमेंट नहीं होंगे। कहने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास है जैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ए के अंदर आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं 2 4 और 6, ठीक है। अब यदि हमें ए कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है तो ए कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट होंगे जो ए के एलिमेंट के अतिरिक्त है। तो ए के एलिमेंट के अतिरिक्त कौन से एलिमेंट है? 1 है, जैसे इसके अंदर हटा दें हम 2 4 और यहाँ पे 6, ये तीन एलिमेंट तो हट जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त क्या एलिमेंट हमारे पास बचे? तो 1 बचा, 3 बचा और यहाँ पे ये 5 बचा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास एलिमेंट आ गए 1 3 और 5। तो ये वाली चीज है वो यहाँ पे ये है। तो होपफुली आपको ये चीज है वो इजी वे में समझ में आ गई होगी। अब कॉम्प्लीमेंट्री जो आपके पास सेट होता है इस पे बेस में आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है कि क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है ना वो आपके पास है यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, और इनका जो इंटरसेक्शन होता है ना वो आपके पास 5 के इक्वल होता है, ठीक है।
यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट होता है ना, उसकी अभी हम बात करें तो वो क्या होगा, u माइनस ए, जो हमने यहाँ पे अभी भी देखा भी है। एक कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर क्या होता है, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से यदि सेट के एलिमेंट हम हटा दें तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि ए यूनियन बी का यदि हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यदि हम इसके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट की यदि हम बात करें तो बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ भी कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। ओके, सो स्टूडेंट सिमिलरली इससे रिलेटेड हम कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम इन सेट का डिफरेंस ले कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो a माइनस बी और b माइनस ए का यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला निकल के आएगा a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन b। सबसे पहले आपको ये लिखना है। देन आपको जो एलिमेंट आप घटा रहे हो ना, यहाँ पे माइनस कर रहे हो ना, उसका कॉम्प्लीमेंट आपको ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट जैसे यहाँ पे इसमें b घटा रहे हो तो यहाँ पे b का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। सिमिलरली यहाँ पे a घटा रहे हो तो यहाँ पे a का कॉम्प्लीमेंट आपको ले लेना है। तो यहाँ पे डिफरेंस के रूप में भी कॉम्प्लीमेंट के कुछ फॉर्मूले यहाँ पे आपके पास है। सिमिलरली यदि हम रिक्त समुच्चय के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो आपके पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, और इसके विपरीत यदि हम यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो आपके रिक्त सेट के इक्वल होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और आपके पास पॉइंट देखने को मिल सकता है कि ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का यदि हम डिफरेंस ले, ए कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यदि हम डिफरेंस ले तो ये आपके पास इक्वल होगा बी माइनस के ए के। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि आपके पास दो सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है बी एलिमेंट, मतलब कि ए नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए नहीं है तो वो क्या होगा बी। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी नहीं है तो वो क्या बचा ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होता है बी माइनस ए के। ये भी कुछ अच्छा सा पॉइंट यहाँ पे आपके पास है। सो होपफुली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस जो कुछ पॉइंट्स है वो आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे। अब इसी पे बेस है वो कुछ और ऑपरेशंस है वो यहाँ पे हम देख। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने है वो प्रीवियस में अभी डिफरेंस ऑफ सेट तो देख लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट है वो और यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो ऑपरेशन है वो है दो समुच्चयों का सममित अंतर। ठीक है, दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो वो क्या होगा, तो सबसे पहले तो उसके सिंबल की बात कर ले तो ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका सिंबल होता है ये। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसके अंदर अक्स वे एलिमेंट आएंगे जो अक्स है वो ए और बी में बिलोंग करते, ए यूनियन बी में बिलोंग करते। साथ में अक्स है वो कदापि बिलोंग नहीं करेंगे ए और बी के इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो दो समुच्चयों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हुआ कि दोनों में वो एलिमेंट आपके पास निकल के आएंगे जो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसका इंटरसेक्शन ले और इंटरसेक्शन में हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको देखो, आपके पास ए सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, बी सेट में आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी है वो क्या होगा, वो होगा आपके पास सबसे पहले तो आपको ए इंटरसेक्शन बी वाली जो चीज है वो निकाल लेनी है और उसको हटा देना है। तो इन दोनों में देखो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में कॉमन पार्ट देखो, एक तो 3 है, सिमिलरली 4 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इनको आपको रिमूव करना, नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वे एलिमेंट अक्स वे एलिमेंट होंगे जो इंटरसेक्शन बी में नहीं हो। तो यहाँ पे 3 और 4 है वो आपको नहीं लिखना है। इसके अतिरिक्त दोनों में जो भी एलिमेंट रह गए ना वो सारे के सारे आपको लिख देने हैं। तो क्या क्या रह गए, 1 2, ये 5 रह गया, ये 6 रह गया, ये 7 रह गया और ये 8 रह गया। तो फाइनली ए और बी का जो सममित अंतर है वो निकल के आता है 1 2 5 6 7 और 8। ओके, अब इस पे बेस कुछ और पॉइंट्स हमारे पास निकल के आते हैं कि ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो बराबर होता है यहाँ पे ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। सिमिलरली जो ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो इक्वल होता है यहाँ पे ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए के। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इनसे रिलेटेड है कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं ना, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एग्जाम में पूछने के लिए बोलते हैं। तो अब हमें अवयवों पर आधारित आपकी कुछ प्रमेय है अवयव फाइंड आउट करने के लिए, वो भी मैं यहाँ पे कुछ प्रमेय के जो स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे उनके जो फॉर्मूला है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूलेज है अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए, अवयवों की संख्या पर आधारित प्रमेय या फॉर्मूले आप जान सकते हो, संख्या पर आधारित सूत्र। तो अवयवों की संख्या के आधारित सूत्र आपके पास जो फर्स्ट नंबर का सूत्र है वो आपके पास आता है ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी ये आपके पास इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये होता है जो कि काफ़ी अच्छा फॉर्मूला होता है, जो हर एग्जाम्पल में आपके पास है वो फुलफिल हो ही जाता है। सेकंड आपके पास एक फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास यदि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट यदि आपके पास पूछा जाए तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, यूनियन में से आपको माइनस कर देना है एन। सिमिलरली यदि इंटरसेक्शन की यहाँ पे बात कर ले, कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो वो भी आपको क्या करना है को, ठीक है। सो नेक्स्ट है वो एक फॉर्मूला है जो आपके पास काफी काम में आ सकता है। आपको किसी एक एलिमेंट के नंबर यदि फाइंड आउट करने हैं, अवयवों की संख्या फाइंड आउट करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो भी सेट दिए हुए हैं ना दो, उनका सबसे पहले तो डिफरेंस ले लो, फिर उसके अंदर उन दोनों का इंटरसेक्शन के एलिमेंट है वो आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से है वो आप है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आसानी से इन फॉर्मूलों की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम है वो इन पे बेस है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी बात करेंगे जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। सो होपफुली आज का पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू।